नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, इसके पहले वीडियो में आपको जो हमारे संस्थान में टेस्ट लिया गया था उसके मैथ के कुछ कंटेंट को आपको लेकर के आए थे और उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो आपको काफी हद तक मदद पहुंचाई होगी और आप उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के पर्सन को देखेंगे। जो आपका कंटेंट है 15 नंबर का उसको भी देखेंगे और इसके जो ईवीएस के पेडागोजी है उसको भी नहीं देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, जिस कारण से मुझे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण मुझे छोटे छोटे वीडियो आप लोगों को तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी कंप्रोमाइज कीजिए मेरे साथ, मेरा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, हो सकता है तो मैं आप लोगों के समक्ष बड़ा बड़ा वीडियो भी अपलोड कर सकता हूं, लेकिन अभी कुछ परेशानियां हैं जिस कारण से मैं बड़ा वीडियो आप लोगों के समक्ष नहीं ला पा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, इसमें झूम खेती के बारे में। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जो झूम खेती में अपनाई जाने वाली झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब झूम खेती क्या होता है? तो झूम खेती को आप कर्तन धन फसल भी कह सकते हैं, झूम खेती को कर्तन धन खेती भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम और भी होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अब इसका जो झूम खेती हुआ, झूम खेती क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ दिन यहां फसल उगाए, कुछ दिन अन्य जगह फसल उगाए। ठीक है, इसको घुमक्कर जो यानी कि घुमंतु फसल भी इसको कहा जाता है, घुमंतु खेती भी इसको कहा जाता है। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि भी इसको कहा जाता है। स्थानांतरण मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक। पहले कुछ दिन तक यहाँ फसल उगा लिए, ठीक है, एक फसल उग जाए यहाँ, अब फिर उसको क्या किया, काट लिए। ठीक है, फिर उस खाली यानी कि उस जगह को खाली छोड़ दिया गया, परत छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से चलता जाता है सिलसिला। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें कि एक फसल प्राप्त करने के कटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ दिन के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाते हैं उन्हें उखाड़कर जला देते हैं, उखाड़कर या काटकर उसको क्या कहते हैं, उसको जला दिया जाता है। ठीक है, किसको? तो उस जगह पर जैसे मान लीजिए कुछ दिन फसल उगाए आप, ठीक है, और उसको क्या कर दिया आप, खाली जगह छोड़ दिए। तो जब खाली जगह छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, उगेगा, अन्य जो अवांछित पौधे हैं वो उग जाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या कर काट करके उसको क्या कर देता है, जला दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है तीसरा, जो खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को यहां पर याद नहीं, सॉरी, खाद होगा, खाद की तरह काम में लाते हैं। किसके तरफ? खाद की तरह में काम लाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट था। 1, 2 और 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। हालांकि सीटेट आपका केवल और केवल एक आंसर दे रहा है। क्या दे रहा है? केवल और केवल एक आंसर दे रहा है, लेकिन केवल एक नहीं होगा, 1, 2, 3 तीनों सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करता है? हो सकता है जो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा, लेकिन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा पीडीएफ उपलब्ध कराया जा चुका है, तो वहां से जाकर के आप जरूर एक बार देख सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं और आप कितना नंबर अचीव करते हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कहा गया कि हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में क्या सहायता करता है? किसमें? हड्डी और निर्माण में। तो आपको पता होगा कि हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम होता है। हमारे हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। दांत में भी, दांत का निर्माण क्या होता है? कैल्शियम होता है, कैल्शियम, फास्फोरस और भी बहुत सारी चीज से मिलकर के हमारे जो हड्डियों का निर्माण होता है। तो उसमें जो मुख्य तत्व होता है जो कि क्या चीज होता है? कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? दूध है। वो क्या है? दूध है। उसके बाद पहला ऑप्शन कह रहा है आप में खमीर, मूंगफली, मांस, नहीं ये तो नहीं होगा। ठीक है, मूंगफली, मांस ये सब तो नहीं। दूध हो गया, अंडे की जर्दी हो गया, मछली हो गया। ठीक है, दूध हो गया, सोयाबीन हो गया, आंवला हो गया, अंडे की जर्दी, मांस या टमाटर। क्या? अंडे की जर्दी, मांस या टमाटर। तो यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले दूध किस किस में दिख रहा है आपको? तो दूध तो ये इसमें दिख रहा है और ये इसमें दिख रहा है, तो ये दोनों तो नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए सोयाबीन और आंवला, ये आपको सोयाबीन तो प्रोटीन देता है। ठीक है, सोयाबीन में किस चीज की प्रचुरता होती है? प्रोटीन की। अब यहां पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज, अंडे की जर्दी क्या होता है? तो आप लोग देखे होंगे अंडा और अंडे के बीच में एक पीला पीला भाग पाया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहता है? अंडे की जर्दी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहता है? अंडे की जर्दी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हरितगिरी प्रभाव का नाम किस वर्ष रखा गया था?
तो ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीज है कि हरितगृह प्रभाव का नाम किस वर्ष रखा गया था? 1927 में रखा गया था। कब रखा गया था? 1927 में रखा गया था। ठीक है, अब हरितगृह प्रभाव क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अब इसके कुछ क्या कहते हैं कारण है, बहुत सारे कारण है। जैसे मान लीजिए हम लोगों के घर में एसी चलता है, कूलर चलता है, फ्रिज चलता है, ठीक है, उससे निकलने वाले जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी हरित प्रभाव को प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सभी पदार्थ जो है वो किसको, हरितगृह प्रभाव को प्रभावित करते हैं। मीथेन गैस हो गया, ये सभी इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होगा यदि वह व्यक्ति जो तैराकी नहीं जानता, क्या आप भी तैरना जानते होंगे, ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है क्या होगा यदि कि जब आप तैराकी नहीं जानते हैं और फिर मृत सागर में गिर जाएंगे। वैसे अगर आप तैराकी नहीं जानते, अगर आप नदी में भी गिर जाएंगे तो आपकी डूबने की चांस अधिक हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप तैरना नहीं आता है तो, अगर आप तैरना आता है तो आप तो तैर के निकल सकते हैं। लेकिन यहां देखिए कह रहा है कि वह व्यक्ति जो तैराकी नहीं जानता मृत सागर में गिर जाता है तो क्या होगा। ये एक एकलौता सागर है, यहां पर अगर गिर भी जाएंगे तो मौत नहीं होने वाली है। ठीक है, ये तैरने वाला जगह है, ये यहां पर कोई सा भी पदार्थ होगा वो हमेशा तैरता रहेगा। ठीक है, क्योंकि जल का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक हो जाता है, इस कारण से ये तैरते रहता है। यहाँ के इस पर पहला ऑप्शन है, उस पर तैरता रहेगा, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तुरंत डूब जाएगा नहीं, तुरंत नहीं डूबेगा, क्योंकि यहाँ क्या होता है, इसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। हालांकि नाम से लगता होगा कि मृत सागर यहाँ जाने से डूब जाएगा, नहीं, यहाँ पर कोई भी अगर कुछ भी गिर जाए तो वो तैरता ही रहेगा। ठीक है ना, कुछ भी गिर जाए तो क्या होगा, तैरता ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसमें नमक की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्या चीज की? नमक की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ कोई चीज डूबता नहीं है, कोई चीज इस पर डूबता नहीं है। और यहाँ पर लोग पर्यटन के रूप में इसको देखते हैं, ठीक है ना, और जाते हैं। और ये इसमें अगर तैरता है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, ऐसा हमारे बुक में कहा जा रहा है कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। और यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, इस बहाने वहां पर तैरते भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित होता है? किस चीज से? अकाल व सूखे से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा राज्य होता है? क्या मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो आपको यहां ऑप्शन से दिख रहा होगा इसमें सबसे सूखा राज्य कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन से दिख रहा है हमारा जो राजस्थान है सबसे सूखा राज्य है, क्योंकि राजस्थान में ही आपका क्या है, मरुस्थल भी है। हालांकि गुजरात में भी, गुजरात के कुछ जिले कच्छ और रण में भी मरुस्थल मिलता है। ठीक है, लेकिन जो सर्वाधिक होगा वो राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहां पर ये क्या है, मरुस्थल कहा जाता है। हमारे भारत में एक शीत मरुस्थल भी है, वो कहां पर है, लेह लद्दाख में शीत मरुस्थल भी आपके पास। ठीक है, अब राजस्थान में क्या होता है कि यहां पर दिन में गर्मी सर्वाधिक होती है, रात का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि बालू होता है वो जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इस कारण से जो जल्दी तुरंत क्या होता है, दिन में सर्वाधिक गर्मी होती है और रात में यानी कि तापमान कम हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावरी से संबंधित निम्न कुछ कथन दिए गए, उसमें से कौन सही है, आपसे यह पूछा जा रहा है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। ठीक है, ये तो सही बात है। और ये कहां की व्यवस्था है ये भी आपको बता देते, ये अभी राजस्थान की व्यवस्था है। कहां की? क्योंकि राजस्थान में जल का अभाव होता है। ठीक है ना, इसलिए बावरी जो है, ये कुएं, सीढ़ीदार जो कुएं होता है, ये बनाया जाता है ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। तो ये तो पारंपरिक है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी सही है। जो सामुदायिक रूप में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, उसका कह रहा है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। यानी कि वर्षा रहित मतलब क्या, जहां पर वर्षा नहीं होता है उस राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। अब उसका कह रहा है उनमें केवल संदूषित जल नहीं, केवल और केवल दूषित जल नहीं रखा जाता है, हर एक सब प्रकार का जल इसमें रखा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ली एक प्रकार की कला है। वर्ली क्या एक प्रकार की पारंपरिक कला है। ठीक है, वर्ली क्या एक प्रकार की पारंपरिक कला है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो वर्ली किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो महाराष्ट्र की। किस चीज की? महाराष्ट्र की। ठीक है, अब बिहार की पारंपरिक कला का क्या नाम है? तो आप लोग जानते होंगे मधुबनी पेंटिंग। क्या आप लोग जानते होंगे किस चीज का नाम? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है ना, ये बिहार का क्या है, पारंपरिक कला है। ये बहुत विश्व प्रचलित है। ठीक है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है मधुबनी पेंटिंग को। ठीक है ना, ये बिहार की क्या है, प्रचलित क्या है, पारंपरिक कला है। ठीक है ना, कौन सा? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका किधर गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, अब इस सबके क्या अलग अलग, जैसे राजस्थान में देखिए
आप यहां पर देखिएगा तो इसके जो दीवार होते हैं, ठीक है ना, वो नीपा पोता जाता है। ये तो हालांकि जब आप आवाज पढ़िएगा वहां से होता है। अब यहां पर जो बिहार में होता है मधुबनी पेंटिंग में, एक चीज और समझिएगा, मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है कि जैसे घर और आंगन जो होता है उसको नीपा जाता है, ठीक है, घर और आंगन को नीपा जाता है, और इसके दीवार पर, ठीक है, इसके दीवार पर देवी देवताओं, जानवर, पशु, इस तरह के चीजों का पिक्चर बनाया जाता है। क्योंकि एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से कौन सा कथन ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में सही है, ठीक है ना, तो वहां पर बताया, वहां पर दिया था ऑप्शन में कि इसके दीवार पर चित्र बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही था, ठीक है ना, इसके दीवार पर चित्र ही बनाया था। किसकी चीज के? तो मानव के हो गए, भगवान के हो गए, देवी देवताओं के हो गए, पशु के हो गए, इस तरह के चित्र किसमें? मधुबनी पेंटिंग में बनाया जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन अब है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? यहां से क्वेश्चन एक ना एक रहता है, ठीक है। आप दिशा एवं दूरी, यहां से क्वेश्चन एक ना एक रहेगा, ठीक है। अब देखिए कि किसका पूछ रहा है, आपका तमिलनाडु। तो हम सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा सा मैप बना के देखते हैं। तो तमिलनाडु है कहां? तो तमिलनाडु आपका सबसे नीचे में है। नीचे में कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, ठीक है। इससे कौन कौन सटता है? तो सबसे पहले तो यहां पर कौन सा राज्य होता है? तो यहां पर हो जाएगा केरल, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक, फिर क्या होता है? आंध्र प्रदेश। क्या? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन देखिए कहां दिख रहा है? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क रहा कि आप लोग बताइएगा हमको कि केरल के, किसके? केरल के तट यानी कि सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल का जो सीमा लगता है वो किन किन राज्यों से लगता है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारा जो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है? तीक्ष्ण मतलब तेज, तीक्ष्ण मतलब तेज होती है कि वो वायु से पत्तों के लिए पत्तों के हिलने, किसके? पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ये कौन कर सकता है? तो बाघ। कौन कर सकता है? बाघ, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बाघ ऐसा जानवर है जो क्या कर सकता है कि पत्ता हिल रहा है या कोई जानवर चल रहा है, इसके बीच में भेद कर सकता है और वो अपना शिकार कर सकता है, ठीक है। ये हमसे यानी कि सुनने में, इसकी सुनने में शक्ति कितनी होती है? तीक्ष्ण होती है। अच्छा देखिए यहां पर गिद्ध जो होता है इसकी नजर हमसे तेज होती है, नजर हमसे तेज होती है, ठीक है। रेशम का कीड़ा ये अपने मादा को जो है वो गंध से पहचानती है, ठीक है। कुत्ता, इसका जो ये जिस कुत्ता अपने एरिया का जो पहचान करता है वो अभी अपने मूत्र से करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये तो अगला आपका ईबीएस पेडागोजी से है, ठीक है। अभी हम इस वीडियो में अभी ईबीएस का पेडागोजी एक भी नहीं करवाएंगे, इसके अगले वीडियो में आपको ईबीएस का पूरा पेडागोजी करवाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अगला जो इसका वीडियो मिले आप तक इसकी जानकारी जरूर पहुंच सके, ठीक है। अब आपसे जो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ईबीएस का, फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से उत्पन्न बीमारी है। जो जल में जैसे मान लीजिए जल खराब हो जाता है, किसी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, किसी में आयरन की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है? जल खराब हो जाता है, ठीक है। उससे जो बीमारी होता है वो क्या कर रहा है? शारीरिक अंगों में विकृति, मतलब किसी का हाथ टेढ़ा होना, यानी क्या है? पैरालिसिस जैसे बीमारियों का आ जाना, ठीक है। तो ये इसका ये नहीं कि ये तो सही है। खून में कमी होना ये भी सही है, हड्डियों के टेढ़ा मेढ़ा होना ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। किससे? तो फ्लोराइड युक्त जल से। तो शरीर के अंगों की विकृति, फ्लोराइड युक्त जल, खून में कमी, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, फ्लोराइड की कमी से, जल में फ्लोराइड की कमी से हो जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि औद्योगिक प्रक्रिया के दौरान जीवाश्मीय ईंधन के उपयोग करने से वायुमंडल में किस गैस की सांद्रण होता है, ठीक है ना। किस चीज के? जीवाश्मीय ईंधन, किसका? जीवाश्मीय ईंधन। अब देखिए अगर जीवाश्मीय ईंधन जल जाएगा, पूर्णतः जब जल जाएगा, ठीक है ना, किसमें? अगर ये पूर्णतः जल जाता है, पूर्णतः, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? तो यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, लेकिन आप जब गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कोई सा भी गाड़ी चलता है, उससे जो धुआं निकलता है तो वो वायु को भी प्रदूषित करता है। तो उससे जो निकलने वाली प्रदूषित धुआं है वो कौन होता है? मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि वो क्या होता है कि वो पूरी जलता नहीं है, वो आधा जलता है और आधा क्या होता है? उसे नहीं हो जाता, इसलिए वो क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जब पूर्णतः जल जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से ये आ गया ईबीएस पेडागोजी का, 2-4 क्वेश्चन और है इसमें, देख लेते हैं।
अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से ये है कुरुक कहां के लोगों की भाषा है। क्या? कुरुक कहां की लोगों की भाषा है? तो कुरुक एक प्रकार की भाषा है, ठीक है ना। ये झारखंड की भाषा है। कहां की भाषा है? झारखंड की भाषा है। ये झारखंड में यानी कि अपनी भाषा जो उसको बोला जाता है वहां पर, ठीक है ना। इसका कुरुक का मतलब होता है जंगल, ठीक है ना। कुरुक का मतलब क्या होता है? जंगल होता है, ठीक है। तो वो कहां पर? झारखंड में। कहां पर? झारखंड में। कह रहे विश्व के महाद्वीपों के बारे में समझाते हुए समय ग्लोब के उपयोग के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये भी आपका ईवीएस के पेडागोजी है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में आपको इसका जरूर समझाएंगे, इसलिए ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। आंवला बंद गोभी टमाटर, बंद गोभी आंवला पालक, गुड़ आंवला टमाटर या आंवला पालक गुड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिसमें किस चीज की? लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़। किस चीज की? आंवला, पालक और गुड़। अगर किसी चीज में एनीमिया का, अगर मान लीजिए कोई आदमी अगर एनीमिया यानी कि अल्प रक्तता से ग्रसित है, तो उसको कौन सा फल का यानी कि कौन सा पदार्थ का सेवन करना चाहिए? आंवला, पालक और गुड़ का अधिक सेवन करना चाहिए, ताकि उसको ये मरम्मत हो सके, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी ने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदरे, लंबे, बौने, पीला या हरा आदि बनाया जाता है। तो यानी कि आपसे कह रहा है यहां पर ये चीज क्या हुआ? अनुवांशिक हुआ, ठीक है ना। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा था? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका जो अगला वीडियो आपको ईवीएस का जो पेडागोजी मिले उसकी जानकारी आपको जरूर मिल सके, ठीक है। धन्यवाद।